आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिविक्स का सेकेंड चैप्टर। ये हमारे सिविक्स का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म है। इसका हिंदी मीनिंग होता है संघवाद। ठीक है, तो संघवाद में हम लोग सबसे ज्यादा इसमें देखिएगा, इसमें कम से कम 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 100 से ज्यादा, और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा हमारा, और साथ ही इस पर हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन भी डिस्कस भी करेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन पूछेंगे बताने के लिए, तो लोग तैयार रहना। ठीक ना, तो क्वेश्चन जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन ज्यादा विलंब नहीं करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी क्या है, और इसमें डिस्कस भी बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पर ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। पहले बताइएगा, स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बताने के लिए तैयार है सब लोग ना? तैयार हो? चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, बेल्जियम शिफ्टेड टू फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू, मतलब जो बेल्जियम एक यूनिटरी गवर्नमेंट था, तो यूनिटरी गवर्नमेंट से वह किधर ट्रांसफर हुआ? बताइए, इसका जवाब क्या होगा? बेल्जियम जो है यूनिटरी गवर्नमेंट से ये किधर ट्रांसफर हुआ? तो आपको समझदारी होनी चाहिए, या फिर आप पिछले चैप्टर में जो पढ़े होंगे, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग का, याद है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमारे पहले चैप्टर में 2 देश का एग्जाम्पल दिया गया था, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। तो श्रीलंका में कैसे वहां पर मेजोरिटी की सरकार चली, आगे जाकर झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्शन हुआ। वही बेल्जियम क्या किया कि वहां पर यूनिटरी सरकार चलती थी, लेकिन उन्होंने साथ साथ रहने के लिए उन लोगों ने क्या आइडिया लगाया? तो उन लोगों ने आइडिया लगाया कि पावर शेयर कर लिया, एकोमोडेशन किया। ठीक है, तो इसका मतलब बेल्जियम पावर शेयर कर लिया तो किधर आ गया? डेमोक्रेसी की तरफ चला गया। ठीक है, अब देख लीजिए, तो पहला का आंसर क्या होगा? ए होगा। ये हमारा पहला का आंसर ए होगा। तो पहला का आंसर ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ठीक है, बताने के लिए तैयार हो? पूछें? चलिए, इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स एंड, इसमें देखिए फेडरलिज्म में पावर जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स और किनके बीच में शेयर हुआ रहता है? बताइए, आकर थोड़ा सा बता दीजिए। आइए थोड़ा सा देख लें, बता दीजिए, बताइए फेडरलिज्म में पावर कहाँ शेयर हुआ रहता है? सेंट्रल अथॉरिटी। कैसे? एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए हम लोग। फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो मेन अथॉरिटी होता है, हाँ थोड़ा सा उधर एक्सप्लेन करिए, हमको नहीं, बताइए। उसके पास पावर रहता है और फिर वो अपने प्रिंसली स्टेट में पावर जाता है, इसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए। चलिए, आंसर सही है, यहाँ पर समझना चाहिए। देखिए फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरलिज्म में जो है पावर क्या होता है? पावर शेयर हुआ रहता है, ये भी आपको पता है। फेडरलिज्म क्या होता है? वेयर पावर इज शेयर्ड, जहां पावर शेयर हुआ रहता है। तो पावर शेयर होता है तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, तो सारे कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स मतलब संवैधानिक जो इकाइयां हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, इनके बीच में थोड़ा पावर, सबके पास पावर एंड राइट्स है। तो इनके पास जब है सब कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हो गया, तब तो किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इन फेडरल सिस्टम, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द, अब सोचिए फेडरल सिस्टम में ये सेंट्रल सरकार मतलब जो केंद्रीय सरकार है वो ऑर्डर नहीं दे सकती है। किसको ऑर्डर नहीं दे सकती है? किसको ऑर्डर नहीं दे सकती है? आजा, आइए तो थोड़ा सा आपका भी सुन लें। सेंट्रल सरकार किसको ऑर्डर नहीं दे सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती। क्यों? इसका जवाब नहीं पता। चलिए, इनको आंसर नहीं पता है। देखिए फेडरल सिस्टम में अगर देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको याद है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, बट हियर इन फेडरल सिस्टम ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन या फिर इट हैज इट्स ओन पावर। मतलब कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम में हर एक टायर ऑफ सरकार को अपनी अपनी पावर एंड अधिकार होती है। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चल जाइए तो जो सेंट्रल लेवल की सरकार है, स्टेट लेवल की सरकार है, इन लोगों को अपना अपना पावर रहता है। स्टेट सरकार को चल जाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 स्टेट पॉलिसी है, वहां पर खुद इनके पास पावर रहता है कि ये अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई जब ये कुछ भी कर सकते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऑर्डर पास करेगी? तो किसको ऑर्डर पास नहीं कर सकती है?
तो स्टेट गवर्नमेंट को। हमारा तीसरा का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू। मतलब राज्य सरकार को अपने पास पावर होता है, वह किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। किसके प्रति जवाबदेही नहीं है? अभी तो बात की है राज्य सरकार का, आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51, राज्य को खुद अपने पास पावर है, ये किसके प्रति जवाबदेही नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। अब ये जवाब देगी कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, हमारी नीतीश सरकार पूरे बिहार में शराबबंदी की है, तो क्या ये इसके प्रति जवाबदेही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति भी नहीं है और साथ ही एग्जीक्यूटिव के भी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद। अब सोचिए, पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा? किसको? पावर टू इंटरप्ट स्टेट गवर्नमेंट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद थोड़ा बढ़ते हैं, हम लोग को 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आज। आप लोग इसको पूछ करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को 100 क्वेश्चन सोल्व करने, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, डिस्कस भी हो जाए और वो भी हो जाए, आंसर भी हम लोग डील कर लें। और सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज। अब बताइए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज, अब बताइए तो कौन कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन कोई बताएगा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर पता है? आइए तो बताइए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है और होल्डिंग टुगेदर? हाँ बता दीजिए, समझाइए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन कोई? व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, क्या डिफरेंस है? हाँ आइए कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो सेंट्रल होता है वो मतलब कि बहुत सारे स्टेट है, उसमें से कोई एक सेंट्रल है, वो ओनली अपना ऑर्डर देता है। बट जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसके अंदर पावर डिवाइडेड रहता है और सबके पास मतलब कि होता है कि हम अपना यूज कर सकते हैं, अपना ऑर्डर दे सकते हैं। दिमाग तो लगाए लेकिन सही नहीं लगाए। चलिए, द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन इट मीन्स व्हेन स्मॉल इंडिपेंडेंट यूनिट्स come together and make a bigger units। जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं, एक बड़ा यूनिट, ठीक है, तो आप बड़ा यूनिट बनाते हैं, अब वहां पर चल जाएगा ना तो पावर शेयर नहीं रहता है, हर किसी के पास पावर होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे आप इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर कौन है? अमेरिका। आप अमेरिका चले जाइए, बहुत सारे स्टेट हैं, तो आप ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग की तरह राज्य सरकारें हैं और उनको भी कुछ पावर एंड राइट्स है, उनको भी कुछ पावर एंड राइट्स है, नहीं, सारा एक ही जगह से सब कुछ चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, हु कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। वाह, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है जी, कुछ क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा है? ये देखिए, हु कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसी सब्जेक्ट पर कौन कानून बना सकता है? अरे यूनियन लिस्ट में दिया गया है तो यूनियन है ना कानून बनाएगा, तो इसमें यूनियन सरकार कौन है? तो 7 का हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स आर कॉल्ड। लीजिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर क्या कहा जाता है जी? म्युनिसिपल जो है, जो म्युनिसिपल है उसमें रहने वाले ऑफिसर्स को हम क्या कहते हैं? मेयर्स। 8 का क्या होगा आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 9, फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड विद द 2 काइंड्स ऑफ। वाह, फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड विद द 2 काइंड्स ऑफ। तो ये फेडरेशन जो है बनाया गया है 2 काइंड से। क्या बनाएंगे हम लोग? रूट से बना सकते हैं, 2 रूट होता है ना, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। देयर आर 2 रूट्स टू फॉर्म द फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड। कौन बताने आएगा? ये तो बहुत अच्छा आंसर है, कौन बताएगा? हाँ ये तो बताइए तो।
डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे, डिफाइन कर दीजिए थोड़ा। सर जैसा हम जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास अपना अलग पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अलग पावर होता है, बट जो स्मॉल एरियाज होते हैं, लोकल एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी पावर जाता है, तो वो जो गवर्नमेंट होता है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट ही डिसेंट्रलाइजेशन को माना जाता है। तो ये तो आप लोकल गवर्नमेंट की डिफिनेशन बता रही है ना। नहीं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लोकल तो गवर्नमेंट। हम लोगों ने हमसे पूछा कि ये जो पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर जब लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो आप तो लोकल गवर्नमेंट बताने लगी कि लोकल गवर्नमेंट होता है जो लोकल ये लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर हम लोग जो कोई भी प्रॉब्लम और इशू सोल्व कर सकते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट का हम डिफिनेशन नहीं पूछे। तो यहां पर देखिए पावर क्या है, जब भी कोई पावर होता है ना पावर, तो पावर का मतलब यह होता है कि जब ये डिसेंट्रलाइज का मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ये जब पूरा थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ बांट दिया जाता है, तो सेंट्रल और स्टेट से लगाकर नीचे तक जब आपने पावर बांट दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये कहां था, 10 तक हम लोग चले थे ना, ये बहुत आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 10 ये हाँ पावर टेकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं और जंप कर लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो विच अमंग द फ्लोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें से कौन से जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल हैं। तो आप तो पहले ही पकड़ चुके हैं यूएसए को लेकर, अरे ये इंडिया और बेल्जियम, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया में भी पावर पूरी, ये क्या है, पावर भी शेयर है यहाँ पर। ठीक है, पावर शेयर है, बेल्जियम में भी पावर शेयर था, तो ये तो पूछ रहा है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में पावर शेयर रहता है, ये होगा ही नहीं। इसमें बीच में यूएसए आ गया है, ये भी नहीं होगा, और इसमें देखिए यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हमारे 11 का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, याद रखिएगा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर क्या हो रहती है, तो सेंट्रल से लगाकर लोकल तक पावर पूरी तरह से शेयर रहती है। तो जहां पावर शेयर हुई रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके बीच में पावर शेयर पूरी तरह से नहीं रहती है जैसे इनके में रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक। अब बताइए यूनियन लिस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट हैं। देखिए हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट बनाई गई है। क्या बनाई गई है, 3 तरह की, एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है, एक स्टेट लिस्ट, और दूसरा हम लोग की लिस्ट क्या बनाई गई है, तो दूसरा हम लोग का बनाया जाता है यूनियन लिस्ट, ये 2 लिस्ट। तीसरा क्या बनाया गया, एक बनाया गया कंकरेंट लिस्ट। तो ये 3 तरह के लिस्ट बनाए गए हैं, याद कीजिए 3 तरह की लिस्ट। एक चौथा भी सब्जेक्ट आया है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहते हैं, खैर उसको अभी पेंडिंग में डालते हैं। ये संविधान में 3 लिस्ट इसलिए बनाई गई है, 3 सूचियां इनको बोलते हैं, 3 सूची अनुसूची बनाई गई है। इन 3 अनुसूची में ये पूरी तरह से सब्जेक्ट दी गई है कि किन सब्जेक्टों पर, जैसे स्टेट लिस्ट है तो स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पर राज्य सरकार ही केवल कानून बना सकती है या निर्णय ले सकती है। और एक लिस्ट में ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक, पॉइंट, सब्जेक्ट लिखे गए हैं जिस पर यूनियन लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट पर केवल यूनियन गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। और तीसरा कंकरेंट लिस्ट, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जरूरत पड़ती हो इस कानून को बनाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरह से 3 सूची दी गई है, 3 लिस्ट दिए गए। अब इसी 3 लिस्ट में ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक, कि द यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट होंगे। आप खुद से सोचिए, यहां पर देखिए, खुद से समझिए। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, लीजिए ट्रेड यूनियंस, इस पर तो जरूरत पड़ जाएगी, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये कंकरेंट लिस्ट के भी कुछ आ गए। रेसिडुअरी सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, तो ये तो है इसमें ही है। इसके बाद पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये भी नहीं होगा। डिफेंस का मतलब नेवी है ना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस को लेकर। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामला। बैंकिंग है ना, बैंकिंग, पैसा कब बंदी होगा, याद है आपको,
सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक बार नोटबंदी किया था, याद है। इसके बाद करेंसी, ठीक है, या कम्युनिकेशन, तो हमारा आंसर होगा डी, चूंकि ये पूरी तरह से डिफेंस मामला भी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिस पर केवल यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो डिफेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामला, आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अक्सर विदेशी मामलों में बातचीत करने जाते हैं। अभी जैसे विजय शंकर जी हैं, बात करने जाते हैं। बैंकिंग से भी रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ही, करेंसी से भी, तो ये हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाह, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन टेरिटरी कौन है, तो उत्तराखंड, ये तो पूरी तरह से राज्य बन गया जिसका राजधानी देहरादून है। मध्य प्रदेश, ओहो, यह भी स्टेट है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र प्रशासित प्रदेश। केंद्र प्रशासित प्रदेश का मतलब वैसे क्षेत्र जहां पर केंद्र सरकार के पास कुछ स्पेशल पावर होता है, जहां पर केंद्र सरकार का ही पावर चलता है, वो पूरातः उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, पूरातः राज्य की दर्जा नहीं दी गई है, ठीक है। तो अभी तो जम्मू कश्मीर बन भी गया है, नहीं तो फिर आंसर हमारा क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। अब स्टेट बन गया है, लेकिन पहले यूनियन टेरिटरी था, तो पहले का आंसर बुक में दिया गया है, हमारा 13 का आंसर सी होगा, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ये भी पूरातः स्टेट है। आगे बढ़ते हैं, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं, अभी 100 तक जाने इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फिर आ गया वही बात कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन है बताइए, अभी कई बार डिस्कस हो चुका है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन है इसमें, बताइए इसका आंसर, ठीक है। अब तो हम लोग को केबीसी खेलते ना, तो केबीसी में बोलते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति एक हम लोग को ये भी निकालना है कि कौन बनेगा रोडपति कभी कभी कौन बनेगा करोड़पति। आज के समय में आप देख रहे हैं, आज के समय में क्या है, बहुत सारे सोशल साइट पर चल रहा है, रम्मी जंगली रम्मी खेलिए तो रम्मी जंगली खेलिए, ठीक है। कभी तो इसमें करोड़पति लाखपति, कभी कभी उसी चक्कर, उसी गेम के चक्कर में कितने लोग करोड़पति के चक्कर में रोडपति बन जा रहे हैं, ठीक है। तो हम तो कहेंगे स्टूडेंट्स लोग को इस सबसे बड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। हम तो करोड़पति के चक्कर में रोडपति बन जा रहे हैं, और लड़की लोग को तो खासकर मैं बोलूंगा, ठीक ना, लड़की लोग करोड़पति के चक्कर में रोडपति हो जा रही, ठीक है। तो बताइए कमिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या एग्जांपल दिया है, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल क्या होगा हमारा 14 का ए, यूएसए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, गिवन आर 3 रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया। बताइए यहां पर गिवन आर 3 रिएक्शन, लैंग्वेज, भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसी दी गई है, ये इस लैंग्वेज पॉलिसी, जो लैंग्वेज पॉलिसी पर राज्य अलग अलग बनाए गए लैंग्वेज नीति पर, कि भाई इस देश, इस राज्य का ये भाषा, इस राज्य का ये भाषा, इन भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए। सोचिए जब भारत 1947 में 1947 में जब आजाद हुआ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जब कानून बनाया जा रहा था, तो जरूरत था एक फेडरल कंट्री बनाने की, तो बनाने की जरूरत थी, तो कैसे यहां पर स्टेट बनाया जाए, एक नए नए स्टेट कैसे बनाए जाएंगे। तो नए नए स्टेट बनाने के लिए हम लोगों ने किसको आधार माना था, तो हम लोगों ने आधार माना लैंग्वेज को, भाषा को, कि अगर जो राज्य भाषा अलग बोल रही है, क्योंकि धर्म के बेस पर अगर हम राज्यों को बांटते, तो अभी 1947 में धर्म के बेस पर बांटने की वजह से 1 सप्ताह 10 दिन तक लगातार कंटिन्यू दंगे चले। याद है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब 2 राज्य बने थे 1947, तो धर्म के बेस पर बने थे, रिलीजियन के बेस पर, जिसके वजह से बहुत सारे दंगे और झगड़े हुए। जबकि वहीं अगर देखा जाए उस तरह से करेंगे तो दिक्कत होगी। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, भाषा के आधार पर लैंग्वेज पॉलिसी, जो भाषा नीति अपनाई, तो उस भाषा नीति पर हम लोगों ने राज्यों का निर्माण अलग अलग किया। तो इसी कहा जाए कि भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो की गई, उसके 3 रिएक्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया। तो भारत में जो कौन सा सत्य सही साबित होता है, ठीक है, क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्टैंडर्ड नेशनल यूनिटी, मतलब द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। दादा ब्राजील में कैसे, सॉरी ब्राजील कह रहे हैं, बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयर किया गया, एकोमोडेशन कैसे अपनाई गई, तो आगे जाकर कन्फ्लिक्शन रुक गया, ठीक है।
तो उसी तरह से भारत में भी जो एकोमोडेशन हुआ ना, तो पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन जो है भारत की राष्ट्रीय एकता बनाई। या लैंग्वेज बेस्ड स्टेट हैव डिवाइडेड अस, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस, मतलब जो लैंग्वेज जो भाषा के आधार पर जो राज्य हैं, उन राज्यों ने हमें अलग किया बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। ये गलत है। द लैंग्वेज पॉलिसी हैज ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर, गलत है ये भी। तो ये गलत है। आप आंसर आपका इसका होगा ए, 15 का आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इसको पुश भी करके आप लोग लिख सकते हो या फिर इसको दोबारा एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ क्लास बिटवीन, ठीक है, क्लास बिटवीन द लॉ मेड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। अब बताइए जो कंकरेंट लिस्ट है, मैंने अभी आपको बताया, कुछ देर पहले भी डिस्कस हुआ कि हमारे भारतीय संविधान में हम लोग के पास जो, ध्यान दीजिएगा, 3 लिस्ट बनाई गई है। तो अभी आपसे हमने क्या डिस्कस किया कि 3 लिस्ट बनाई गई। एक लिस्ट क्या बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, दूसरा लिस्ट क्या बनाया गया है, स्टेट लिस्ट, और तीसरा लिस्ट क्या बनाया गया है, तो कंकरेंट लिस्ट। ये याद रखिएगा, 3 कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो लिस्ट में, ये लिस्ट मतलब सूची है, इस लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो उन सभी सब्जेक्टों पर केवल सेंट्रल सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट दिया है उस पर स्टेट सरकार ही केवल कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सब्जेक्टों पर ये दोनों लोग मिलकर, सेंट्रल और यूनियन दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है। लेकिन जब इसमें कोई ऐसा कानून बन जाए और बनने के बाद अगर दोनों के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में क्लैश, मतलब झगड़ा हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में क्लैश हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा। द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, द स्टेट लॉ प्रिवेल्स, या द सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवन द डिसाइड, बीच में सुप्रीम कोर्ट आएगा, या बोथ द लॉ प्रिवेल इन द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। बताइए इसमें क्या होनी चाहिए अगर जब दोनों के बीच में तनाव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, चूंकि बीच में कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट जो है सही से इन दोनों लोगों को झगड़े को सुलझा देगा। दो जब बिल्लियां झगड़ी करती हैं तो बीच में बंदर मौसा आ ही जाता है। ठीक है, अरे बिल्ली हमारी क्या है, मौसी है, तो बंदर क्या है, मौसा है। ठीक है, बंदर प्रजाति के ना हम लोग, हाँ मामा। अरे मामा तो फिर किसको कहा जाता है जी, नहीं नहीं, मम्मी के भाई को नहीं, सीधा नहीं जोड़ने का, थोड़ा और दिमाग लगाने का, पापा के साले को। ठीक है, मामा सुला देंगे घामा। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर पढ़ते हैं क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बताइए स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिए कि स्टेट लिस्ट में ये जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें लिखिए बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में दिया गया, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। क्या आपको लगता है इस पर स्टेट लिस्ट है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, लीजिए तो यूनियन लिस्ट का आ गया, तो ये गलत है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, लीजिए विदेशी मामला आ गया, विदेशी मामला में तो स्टेट लिस्ट आ ही नहीं सकता, ये भी गलत। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, यार ये तरीके तो अब याद है कुछ दिन पहले टिकटॉक बंद हुआ था, आया था ना टिकटॉक ही ना चल रहा था उस समय। लड़की लोग तो कहिए मत, लड़की लोग तो आज टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के चक्कर में सब इतना पेंट पॉलिश और इतना फिल्टर। अरे जो काली लड़की दिख रही है ना, मैं बता रहा हूँ, जो काली लड़की दिख रही है वैसा फिल्टर लगा दे रही है सब ना, विश्वास नहीं हो रहा है। हम तो बगल में एक लड़की को फोटो हम देखे, हम कहे कि ये वही लड़की है जी, नहीं भरोसा नहीं हो रहा है। तो मम्मी मेरी बताई कि नहीं वही लड़की है। क्या फिल्टर, इतना जमाना हो गया है, अब फिल्टर वाले तो इतना बढ़िया अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। हम तो कहते हैं कि बिजनेस इसी का खोलना चाहिए, चुपचाप फिल्टर का खोलिए, कैप्स बनाइए, उसमें बढ़िया बढ़िया फिल्टर दीजिए, बंदर का, गधा का, हाथी का, घोड़ा का, अच्छा फिल्टर्स दे दीजिए, वो सब फिल्टर्स लगाएगी। ओहो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा जी। लड़के भी लगा रहा है सर। नहीं लड़के लोग तो मतलब पहले से ही कोई उसमें है नहीं, जिस दिन वो पैंट शर्ट दिस दैट पहनता है उस दिन करता है। ठीक ना, चलिए आगे।
तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अभी आपको क्या कहा, टिकटॉक ने सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी अर्थात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बंद किया था, मतलब सेंट्रल सरकार डिसीजन ली। तो ये भी नहीं हो सकता है, विदेशी मामला गया, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन या फॉरेस्ट रिगार्डिंग आ गया, शिक्षा रिगार्डिंग आ गया, तो फिर एक के हाथ में तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। 17 का आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। इन इंडिया फेडरल सिस्टम, भारत के फेडरल सिस्टम में द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग लिस्ट। सोचिए, भारत के फेडरल सिस्टम में जो राज्य सरकारें हैं, तो राज्य सरकार को कंसिस्ट ऑफ द पावर, तो राज्य सरकारों को पावर है टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन ऑफ द सब्जेक्ट। सोचिए, आप जो भारत के जो फेडरल सिस्टम है उसमें राज्य सरकारों को जो है कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, तो ये सभी किसके लिस्ट में आते हैं, तो राज्य का दिया हुआ तो स्टेट लिस्ट होगा, पहले भी डिस्कस हो चुका है 18 का ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बताइए, आप बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, दैट्स वेरी इजी। कोई लड़की बनाना चाहेगी, कोई लड़की आज ये कोई भी बताने के लिए, हाँ कोई भी आ सकता है, आइए जिसको आना आइए बताइए, आना है, हाँ आता, यहाँ आकर आइए ना थोड़ा सा आइए। विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द, बोला कि इन द स्टेट लिस्ट, इसमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, बता दीजिए कौन सा। ऑप्शन ए। कैसे, उधर थोड़ा सा उधर बताइएगा, हमको नहीं। ऑप्शन ए इसलिए क्योंकि उसका ऑप्शन है नेशनल डिफेंस, और जो नेशनल डिफेंस होता है वो यूनियन इसका इंक्लूडिंग पार्ट होता है, ना कि स्टेट लिस्ट का। इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि ये जो स्टेट लिस्ट में ये सब बाकी सब आते हैं पर नेशनल डिफेंस नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है। अब थोड़ा सा देखिए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ, ये सही है। विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, तो मतलब कि स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है या कोई भी में कानून या लॉ बना सकता है। तो नेशनल डिफेंस में स्टेट राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो हमारा 19 का आंसर होगा ए। वाह, चलिए ये लड़की अच्छा जवाब दिए, हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे लेकिन अच्छा की। अगला, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेवल्स। बताइए, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट वैसे सरकार बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं। किसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, बताइए। कोलिशन गवर्नमेंट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, यूनिटरी गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट में। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं। की फीचर पढ़े होंगे, की फीचर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 20 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द डिस्क्रिमिनाइजिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। बताइए, इसमें बताइए क्या कौन से ऐसे फीचर है जो इसको डिस्क्रिमिनाइज करती है फेडरल गवर्नमेंट की। पढ़िए आंसर। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एक पावर पूरा लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबके बीच शेयर हुआ रहता है। नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये बताइए, नेशनल सरकार जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बताइए कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर शेयर हुआ रहता है। आंसर डी, सॉरी क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी, इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर इन द गिवन। क्या वो सुप्रीम पावर होते हैं? नहीं, ऐसा कौन सा है बताइए डिस्टिंग्नाइज करता है। 21 का क्या आंसर है बताइए? क्या सी आंसर? कैसे सी होगा जी? और ये नहीं बोल सकते हैं पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो उसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड एक्सप्लेन कर दिया, वो शॉर्ट में दिया कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होता है। सर फेडरलिज्म में सेंट्रल के पास पावर होता है, फिर स्टेट के पास होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, लेवल होता है। मतलब आंसर सी मारा जाए ना। फेडरलिज्म में लेवल होता है और जो ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। चलिए ठीक है, अच्छा सही है, सही है, सही है, सही है। ऑल ऑफ द एबव, चाहे बी और सी दिया रहता ना तो हम लोग ए और सी दोनों पकड़ते हैं। अगर ऑप्शन में दिया रहता ऑप्शन ए और सी तो हम लोग ऐसे मारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, अभी 100 तक पहुंचना है ना तो थोड़ा फास्ट भी चलते हैं हम लोग, नहीं तो रह जाएंगे यहीं पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज, बताइए भारत का संविधान
डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इनटू 3 लिस्ट, कि जो सेंटर और मतलब कि और स्टेट का पावर है उसको 3 लिस्ट में बांट रखा है। डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर स्टेट इनटू 2 लिस्ट, बताइए सेंटर और स्टेट के पावर को 2 लिस्ट में बांटा है। लिस्टेड द पावर्स ऑफ स्टेट लेफ्ट अनडिफाइंड पावर्स टू द स्टेट, स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ द स्टेट लेफ्ट द रेसिडुअरी पावर्स विद द स्टेट। क्या होगा आंसर इसका, बताइए क्या होगा आंसर। भारत का संविधान कैसा है, तो भारत के संविधान में जो पावर है वो क्या हुआ है, सेंटर और स्टेट के पावर को कितने लिस्ट में बांट दिया गया है, 3 में, इसलिए 22 का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, किसका क्या आंसर दिया इसमें, डिवाइड द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इनटू 2 लिस्ट। अच्छा तीन लिस्ट में तो बांटा गया है ना, सही तो है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 23 बताइए क्या है। द मैम बोला कि द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, वाह औरतों के लिए सीट भी रिजर्व किया गया। आज भी भारत में जो है औरतों के लिए सीट रिजर्व किया जा रहा है, क्यों, इसलिए ना कि लड़की लोग भी थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा उन लोग को हम लोग मदद कर दे कि भैया किसी तरह तुम भी आगे बढ़ो, क्यों ऐसा अपंग विकलांग बनी रहोगी, थोड़ा मदद कर। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा नहीं, रिजर्वेशन क्यों दिया गया, रिजर्वेशन क्यों दिया गया, क्यों सीटें रिजर्व की गई। क्या है ना कि ये एक पैट्रिचल सोसाइटी है, तो यहाँ पर केवल मेल आगे बढ़ते चल रहा है ना, तो सोसाइटी के और भी दूसरे कम्युनिटी क्या हो रही है, पीछे चली जा रही है, और भी कुछ लोग पीछे चले जा रहे हैं, तो इनको भी बढ़ने का मौका दिया जाए। अब लड़की लोग इस चीज को समझती नहीं है, कितने लोग को मौका मिलता है, किसी लोग को समझाओ, पढ़ी लिखी रहती है, सब जानती भी है, लेकिन तो भी बेचारी अनजान बनी रहती है। खैर बहुत दर्राएं हैं, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये समझिए कि लोग को अधिकार कितना है, 1/3 का, 23 का 1/3, मतलब हर जगह आप चले जाइए ना, 1/3 का मतलब होता है कि हर तीसरा जगह औरतों के लिए रिजर्व है। आज भी नौकरी लगती है ना, नौकरी मैं बता रहा हूं, आज भी कोई वैकेंसी निकलती है ना जॉब का, उसमें औरतों के लिए सीटें रिजर्व रहती है कि 500 सीट है ना, तो 500 सीट में से 75-80 सीटें, 100 सीटें, 150 सीटें औरतों के लिए रिजर्व है। लेकिन अब तो थोड़ा लड़की लोग ज्यादा बढ़ के आ रही है, तो बहुत सारे आज भी लड़की लोग को ये सब पता नहीं रहता है। सीटें रिजर्व है, अगर वो अच्छा से पढ़े लिखे ना तो अपनी सीट ले सकती है, और उस पर दूसरे कैंडिडेट का कंपटीशन ही नहीं है, वो सीट में केवल लेडीज का ही उतना दूर में कंपटीशन है, तो भाई तो सीट एक ले सकते हैं ना, हमको 100-150 थोड़ा ना चाहिए, एक ही सीट चाहिए ना, यही लोग नहीं समझता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत म्युनिसिपालिटी, मतलब कि पंचायत या म्युनिसिपालिटी सरकार में अगर देखा जाए तो 1/3 का जो इनको रिजर्वेशन है, तो 23 का हमारा आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या 13 में बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हैं, अच्छा 14 बोल रहे हैं, 24, चलिए 24 जी, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक ना। 24 में क्या दिया है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आर नॉट फाउंड इन, बताइए होल्डिंग फेडरेशन किस देश में नहीं है, होल्डिंग फाउंडेशन के सॉरी होल्डिंग फेडरेशन किस देश में नहीं है, अरे इंडिया में तो होल्डिंग है ही, स्पेन में है कि नहीं, अरे बेल्जियम में भी तो है ही, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो 24 का क्या होगा आंसर, डी, ये तीनों में तो है ही, अभी कुछ देर पहले भी टिक किए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन 25 और 24 का आंसर डी है। 25 सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन, बताइए वैसे सब्जेक्ट जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग वो किस लिस्ट में आते हैं, ये रेसिड्यूरी है, ठीक है, ये तीनों से अलग है, समझ जाइए, वो यूनियन अलग लिस्ट है, स्टेट लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है, इस पर तो दोनों सरकार की जरूरत पड़ती है, स्टेट का है, ये सेंट्रल का है, और रेसिड्यूरी पावर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्स, ये सब नेट इंटरनेट नेटवर्क, ये सब का सब यही प्रॉब्लम रेसिड्यूरी। और इसमें सरकार कौन डिसीजन लेता है, कौन डिसीजन लेता है, कौन कानून बनाता है इन सब पर, कौन सरकार, स्टेट की सेंट्रल, हाँ ये सेंट्रल, ये चीजें पकड़ होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए आगे 26 बढ़ा लेते हैं, हाँ इसको ऐसे बढ़ाते हैं, चलिए 26 को पढ़ते हैं। 26 में क्या दिया है बताइए, द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया, बताइए
द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कितने लैंग्वेज को शेड्यूल किया गया है? चलिए आंसर 26 का बी। इसीलिए शायद कहा जाता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा, चूंकि एक नहीं 22 भाषा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को बताइए। तब तो हमको लगता है कि 22 भाषा सबको सीखना चाहिए, हैं? 22 भाषा सीखना चाहिए। चलिए, व्हाट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? विलेज पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट परिषद? क्या बोला जाएगा बताइए? लोकल गवर्नमेंट ना। चलिए वेरी गुड, इसका 27 का सी। 28 का क्या है? 28 का क्या है? हाँ लोकल गवर्नमेंट। अब कितने लोग बोल रहे हैं विलेज पंचायत? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी पंचायत कहते हैं। कुछ और ही दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, बताइए 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 क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पर व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम में रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेवेन्यू जो लगान आते हैं, रेवेन्यू, कुछ टैक्सेस रेवेन्यू आएगा तभी तो कोई सरकार कुछ कर पाएगी। पढ़िए, स्टेट्स हैव नो फाइनेंशियल पावर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना जी कि राज्य को कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। गलत गलत, इसके पास है। आज भी बिहार में जो है पेट्रोल 109 रुपया बिक रहा है, तो यूपी में उधर बिक रहा है, तो ये कुछ अलग कलेक्ट कर रहा है, वो अलग कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी से बाहर है। तो ऐसा नहीं, ये तो सामने से ही समझ में आता है। चलिए आगे बताइए, स्टेट्स आर डिपेंडेंट फॉर रेवेन्यू फॉर फंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए, स्टेट सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरा तरह से डिपेंड है कि आप दीजिएगा तभी कुछ करेंगे? हम डिपेंड तो है नहीं। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड फॉर टू इंश्योर इट्स इकोनॉमी। बताइए कौन सा है? सी आंसर होगा, क्योंकि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी सरकारें हैं ना, मतलब कि सेंट्रल सरकार या स्टेट लेवल की सरकार, तो ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर फॉर फाइनेंशियल, मतलब इसको अपना अपना फाइनेंशियल इकट्ठा करने का पावर है, वो अपने तरीका से, अपने तरीका से कर सकती है। तो हमारा 28 का आंसर होगा सी। चलिए 29 बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। 29, ठीक है, 29 को पढ़िए, क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ यूनिटरी गवर्नमेंट? वाह, ये 7 क्या गया है जिसमें मिस प्रिंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इसमें क्या गलत थी? यूनिटरी गवर्नमेंट याद रहे, मैं हम लोग बोले यूनियन गवर्नमेंट नहीं, यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट की बात हो रही है। यूनिटरी, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो स्टार्टिंग में ही आपको फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या मतलब कि इनकरेक्ट है? देयर इज आइदर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब्जेक्ट वाला सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो बात सही है, यूनिटरी में एक लेवल की सरकार होती है तो सही है, ये आंसर नहीं होगा। जबकि सही नहीं है वो खोजना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर ऑन टू द प्रोविंशियल, ये भी सही है, ये तो पास कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज बोला कि कंजरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इज कंजरेबल, नहीं ऐसा नहीं होता, कंजरेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताइए, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब जो राज्य सरकार होती हैं उनके जो है मतलब कि उनके पावर जो पूरी गारंटी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कहां से गारंटी? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी रहती है इनकी। यही दो में से एक सही है, बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है बताइए? और स्टेट गवर्नमेंट कंजर्वेबल समझ रहे हो नहीं? कंजरेबल, कंजर्वेटिव समझते हो? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो पुराने विचारधाराओं को। हाँ, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट वैसे कंजरेबल है? नहीं है ना, तो फिर उसके बाद कंजरेबल नहीं है। तो ये भी तो ये बात, ये तो यूनिटरी में ऐसा नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर गारंटी रहता तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पावर क्यों इनको ऑर्डर देती यूनिटरी गवर्नमेंट में? अगर इसके पास पावर रहता तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑर्डर देती यूनिटरी में। हम लोग यूनिटरी की बात कर रहे हैं। यूनिटरी में क्या होता है कि एक लेवल की सरकार होती है, सारा पावर किसके हाथ में रहता है? तो सेंट्रल सरकार में रहती है। एक ही तरह का गवर्नमेंट भी होता है, और देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है? ऑर्डर देती है।
ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या रहता है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट किस पर डिपेंडेंट रहता है, तो हमेशा डिपेंडेंट रहता है सेंटर पर, इसको यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस चीजों को देखिए ना, इस चीजों को अगर देखा जाए तो एक बार आइए इस चीजों को इससे कंपैरिजन कीजिए कि क्या ये चीजें इसमें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो जो चीजें मिल रही हैं तो चलिए यूनिटरी है, जो चीजें नहीं मिल रही है वो नहीं इनकरेक्ट होगा। समझ रहे बात को मेरी, तो ये पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, पकड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, 30 में, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, बताइए। व्हाट आर काइंड्स ऑफ रूट्स, किस तरह के रूट्स हैं जिस तरह से फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, फेडरलिज्म बनाए गए हैं, बताइए कौन सा। सी बोथ ए एंड बी। वन रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, याद है, आ गया बात, वही बतिया है, बस पकड़ना हम लोग को। वन रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ये कमिंग टुगेदर का डेफिनेशन दिया है, ठीक है, ये कमिंग टुगेदर का डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ये तो होल्डिंग टुगेदर का डेफिनेशन, और यही दो रूट होता ही है जब फेडरलिज्म चलती है। फेडरलिज्म चैप्टर समझना है ना, तो समझ लीजिए कि हमको सर एक देश खरीदना है, भले हमारे पॉइंट खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन सर हम एक देश खरीदेंगे, वहां पर होल्डिंग टुगेदर लगाएंगे। होल्डिंग टुगेदर मतलब उस देश में हम राज्य बनाएंगे, उन सभी राज्यों को क्या करेंगे, पावर से रखें। कमिंग टुगेदर वाला सिस्टम नहीं रहे, बस ये इमेजिन करे लोग ना, तो चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बहुत, यही दोनों रूट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 30 से 31 पर चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे, अभी बहुत ज्यादा लंबा चलना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, विच पीरियड saw the rise of regional political parties in many states of the country, बताइए किसके बाद देखा गया, ठीक है, किस समय के बाद देखा गया देश में, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, कब देखा गया। ये डेफिनेटली बी होना चाहिए, नहीं आंसर कब हुआ था, कब, 2000 के बाद बहुत सारी पार्टियां, मतलब लोग तब आई थी सारे अलग अलग रीजन्स में, बहुत सारे जो मतलब ये कह सकते हैं कि कब देखा गया भारत में, कैसे के बाद कब जो है बहुत सारी पार्टियां आई थी। 1991, 1992, 1991 में क्या हुआ था, वो बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था। 1992 लिबरलाइजेशन आया था इंडिया में, मनमोहन सिंह, हमारे भारत के ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अभी कुछ दिन पहले इनका देहांत हुआ है, उस समय इन्हीं के वजह से अगर देखा जाए भारत में उदारवादी बना था। लिबरलाइजेशन का मतलब टैक्स बैरियर हटा था, जो ट्रेड बैरियर होता है, तो आप टैक्सेस जब कम कर देते हो ना, टैक्स जब कम कर दोगे तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां आपके देश में आ जाएंगी, और जब टैक्स इंक्रीज कर दोगे तो कोई कंपनी नहीं आएगी। तो वही टैक्स को जोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाता है ना, तो उसी को आ जाता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो किस पीरियड के बाद रीजनल बहुत सारी पार्टियां आई थी, बताइए कौन सी रीजनल पार्टियां कब आई थी, रीजनल पार्टियां बहुत सारे राज्यों में 2000 के बाद। हमारा 31 का आंसर होगा बी। चलिए 32 पर चलते हैं। 32 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज बाय द रिकॉग्नाइज एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ बोला कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाह, बताइए था विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, किस भाषा को जो है एक राष्ट्रीय भाषा अगर कहा जाए, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय द रिकॉग्नाइज और नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा किस भाषा को बताया गया, बताइए। किसी भाषा को नहीं, संस्कृत को नहीं किया गया, तीता अंति सीथा था आमी आव आव, यही ना संस्कृत होता है, 22 लैंग्वेज है ना, तो फिर कोई भाषा नहीं है, ठीक है, आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, बताइए, बहुत फास्ट चलना है। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर, किस लेवल की सरकार के पास अधिकार है टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो कंप्यूटर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, टिकटॉक ऐप्स, ये जब कुल होता है, इंटरनेट, ये सब पर जो है कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है, राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, संघीय सरकार। अच्छा, ये बार बार यूनियन गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो लोगों को समझ में आ रहा है सर यूनियन गवर्नमेंट ये क्यों लिख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो समझ में भी आता है, लेकिन ये बार बार जी
ये भी हम गलती लिख दे रहे हैं जी, ठीक है। बताइए यूनियन गवर्नमेंट क्यों लिखा है? पता है यूनियन ना, भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ वाला देश है। भारत में क्या 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों को मिलाकर एक देश बना। इस देश को हम क्या बोलते हैं? इंडिया। तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। राज्यों का यूनियन माने क्या होता है? संघ, एकता। तो राज्यों का संघ है, इसीलिए मतलब संघीय सरकार कहा जाता है कि उस संघीय सरकार 28 राज्यों का एक बड़ा सा सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट लिखा जाता है। यह समझ में आ गया 33 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद बढ़ते हैं बहुत जल्दी, थोड़ा फास्ट चलते हैं, नहीं तो अभी 100 पहुंचना इधर ही रह जाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्लैंक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। वाह, क्या डिफिनेशन दिया फेडरलिज्म का नहीं लगता है क्या डिफिनेशन ही पूरा मिल जा रहा है कि मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का वह सिस्टम जहां पर पावर जो है सेंट्रल से लगाकर वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द मतलब कंट्री, जितने भी देश के संवैधानिक संस्थाएं और इकाइयां हैं उनके बीच में और सेंट्रल के बीच में जहां पावर पूरी तरह से शेयर कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? चलिए आंसर डी। डिफिनेशन भी याद हो जा रहा है इससे। क्या सिस्टम है, आंसर भी लिखना रहे तो कोई डिफिनेशन लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बनाइए, क्या होगा? 35 इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट पास द ऑर्डर, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर खाली स्थान देना चाहिए, ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। तो बताइए कैन पास द ऑर्डर, कैन नॉट पास द ऑर्डर, मे या बोथ एंड बी सी? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में पास द ऑर्डर, में मतलब समझ में आ रहा ना? में माने क्या होता है? किसी कार्य को होने की ज्यादा संभावना, मतलब कार्य को होने की संभावना का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है ऑर्डर, ज्यादा संभावना है। चलिए 35 का बी होगा, बी कैन नॉट, ऑर्डर नहीं दे सकती है। आप लॉ डिसाइड कर सकते हो, बना सकते हो पार्लियामेंट से, बट आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि ये राज्य सरकार तुम ये करो, नहीं ऐसे नहीं, तो यूनिटरी में चल जाओगे ना, ये यूनिटरी में चल जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। ऑन विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ। बताइए किस सब्जेक्ट पर, निम्नलिखित में से किस या दिए हुए सब्जेक्ट पर मतलब कि स्टेट और यूनियन दोनों लोग कानून बना सकते हैं? बताइए कौन सा? करेंसी पर, डिफेंस पर, ट्रेड यूनियंस पर या एग्रीकल्चर पर? हाँ ट्रेड यूनियन। अरे करेंसी पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिस्ट में है, डिफेंस में अगर देखा जाए तो सेंट्रल ही है, एग्रीकल्चर में तो स्टेट भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड यूनियन एक ऐसा है जिस पर दोनों की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 36 हो गया, 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। 37 में क्या लिखा? व्हाट इज मीन्ड बाय द रेसिडरी सब्जेक्ट। रेसिडरी सब्जेक्ट का मतलब क्या है बताइए? सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जो आता है उसको हम लोग रेसिडरी पावर कहते हैं, या स्टेट लिस्ट के अंदर आता है उसको बोलते हैं, या दोनों के अंदर आता है, या किसी की लिस्ट में नहीं आता है। आंसर हमारा क्या होगा? क्यों? क्योंकि हाँ नहीं, इसका आंसर डी होना चाहिए यार, इसका डी होना चाहिए। सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, ये तो रेसिडरी जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्स किसी सब्जेक्ट में है, किसी लिस्ट में है ही नहीं स्टेट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ये किसी लिस्ट में है ही नहीं। तब ना चौथा लाया गया था रेसिडरी सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किसी सब्जेक्ट के अंडर नहीं है ये, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, 37 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 में स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, इंजॉय स्पेशल पावर, ठीक है, इंजॉय स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 37A अर्थात 371। अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दिस प्रोविजंस? बताइए
हाँ बताइए किसके, मतलब कि जो आर्टिकल 371 भारत के संविधान के आर्टिकल 371 के द्वारा इनको जो स्पेशल पावर मिला है इन राज्यों को, आखिर इन अंडर विच कंटेक्स्ट डू दे गेट दिस प्रोविजन, किसके वजह से इनको मिला है? ठीक है, ट्रेड व्यापार के चलते मिला, नहीं एग्रीकल्चर रेवेन्यू डिफेंस पर नहीं, इसका क्या होगा? डी होगा आंसर। 39 द क्रिएशन ऑफ वाच, बोला कि द क्रिएशन ऑफ वाच, यहीं पे थोड़ा सा ब्लैंक देना चाहिए, वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। बताइए द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियन, रिलीजियन के अनुसार, इसमें एक ऑप्शन और लगता है कि इधर टाइपिंग हो गया है, स्टेट्स अकॉर्डिंग टू कल्चर, लैंग्विस्टिक स्टेट या स्टेट अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। आंसर क्या होना चाहिए? सी होगा। लैंग्वेज के बेस पर जो है जो राज्यों को बनाया गया वही जो एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए एक मेजर टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, या 39 या 38 हो गया, चलिए 40 का। ऑन विच बेसिस वर स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड क्रिएटेड? बताइए किस बेस पर ये नागालैंड, ठीक है, किस बेस पर जो है नागालैंड हुआ, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब किस बेस पर बनाए गए थे? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड, हाँ कल्चर के बेस पर, ये याद रहे, लैंग्वेज नहीं, यहाँ के कल्चर और एथनिसिटी के बेस पर जो है ये अलग राज्य बनाए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बाबू, बढ़ते हैं आगे। ये रुकना मना है, एकदम चलते रहना है, रुकना मना नहीं, 100 तक किसी तरह पहुंचना है तो पहुंचना है, ठीक है, हाँ 100 तक कैसे भी पहुंचना है। हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट परसेंटेज ऑफ इंडिया। वाह, ये मदर टंग क्यों बना गया? इस वजह से मदर टंग बन गया क्योंकि भारत में आज भी 40% ऐसे लोग थे जो हिंदी भाषा बोलते थे। 41 का हमारा सी होगा, इसलिए मदर टंग बनी, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। बाकी तो भारत में बहुत सारी भाषा है, ये नु ले तेनु में लेगे जामिंग हिंदी ये सब इतने भाषा है, इस भाषा में जो है हाँ इतनी भाषाएं हैं कि पकड़ने में दिक्कत है। तो 41 का हमारा आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं, सॉरी 42। क्वेश्चन नंबर 42 में व्हेन डिड द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एंड द सेंटर बिगिन विच लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट? बोला स्टेट रिस्पेक्ट गवर्नमेंट्स। वाह, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बताइए ये कोलिशन गवर्नमेंट का जो है कब ये युग आया, जब कब ये युग आया जिस समय रैकेट सेंटर बोला न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, एक जो नए पावर शेयरिंग का कल्चर आया, जो मतलब कहा जाए तो इस सेंटर स्टेट में अच्छा रिलेशनशिप बना, ठीक ना। तो यह युग कब आया, यह कब बना था बताइए आपको? अच्छा 1980 के समय, 1990 के समय, 80-70 के समय या 2000 ऑनवर्ड? कौन सा आंसर होगा? सी बताओ जी, कौन सा है, कौन सा? नहीं, डी, डी कभी नहीं होगा, डी कभी आंसर नहीं होगा। 1990 1990 कैसे कर सकते हो? 1990 में आया था, हमको कोई बता दें। हम थे उस समय, हम उस समय थे जी वहां पर, हमारी बगल में खड़े थे मतलब वहीं पर थे हम। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे नहीं बोला जाता, उस समय नहीं थे। अभी तो कहते हैं सर आपका दाढ़ी इतना से था, यहाँ तक झड़ गया उतने सालों में, सब बताइए। नहीं, हमारी गांधी जी से मुलाकात हुई थी। उस टाइम गांधी जी के समय और तो गांधी हमको इसलिए, हमको थोड़ा बात है ना कि उस समय हमको इसलिए कि हम थोड़ा गांधी जी के साथ में थे, तो गांधी जी को उस समय गांधी जी आंधी जी की तरह थे। नहीं कहावत है कि हाय रे गांधी कैसे चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे छप गए नोट पे। क्या ही हम बताएं। चलिए देखिए इसका, देखिए ये बोला कि देखिए इसमें क्या बात, आपको दो चीजें यहां पर समझ लेनी है। एक चीज मैं बता देता हूं, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट की बात आ जाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, ये कोलिशन गवर्नमेंट जब बात आई, एक संयुक्त सरकार, दो पार्टियां मिलकर सरकारें बना सकती हैं, ठीक है। एक चीज ये याद रखिएगा, एक चीज याद रखिए, अभी आप ही समझिए, ये जो 1870 दिया है,
तो ये बताइए कि भारत जब आजादे नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा? अपने खुद से समझिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो 1990, ये तो आप कौन तो 1870 तो कभी होगा जब आजादी नहीं हुआ है। तो क्या लड़की लोग को दिमाग है, खुद से भी दिख रहा था ये। इसका आंसर होना चाहिए बी, ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। चलिए तो आपको जो है इसका भी याद कर लीजिएगा, इसका भी। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011 रिकॉर्डेड मोर देन ब्लड डिस्टिंक्ट लैंग्वेज व्हिच पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग। वाह, बताइए 2011 के जो है भारतीय जनगणना के अनुसार, या जो गणना किया गया था उसके अनुसार भारत में जो है कितनी भाषाएं हैं? ज्यादा भाषाएं हैं, 1300 से भी ज्यादा भाषा होगा भारत में। हाँ, कितना भाषाएं हैं कोई पता नहीं है, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक ना? हाँ, बहुत सारी भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाँ, ये बहुत सारी भाषाएं हैं। अब बिहार यूपी में तो बहुत भाषा चलता है, ठीक है, बिहार यूपी में तो 100 से पार तो यहीं पे भाषा चलता है, ठीक है, 100 से पार भाषा चलता है, समझ ही में नहीं आता है। ओ क्या बढ़नी को क्या कहता? बढ़नी, 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 हाँ झाड़ू। लीजिए नया भाषा है ये, क्या समझ में नहीं आता है, हमको भी नहीं पकड़ में आता है। चलिए, इन द डाटा ऑफ, बोला कि इन द डाटा फॉर शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया विच द, बोला सेकेंड हाईएस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स आफ्टर द हिंदी। हिंदी जब 40% भाषा बोली जा रही थी, ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा, हिंदी जो है क्या था, तो हिंदी जो है खुद हिंदी 40% लोग बोल रहे हैं, तो हिंदी 40%, तो हिंदी के बाद पूरे इंडिया में दूसरा का सबसे बड़ा भाषा कौन था? सबसे ज्यादा बोले जाने कौन था? बंगाली भाषा था। अरे भाई ऐसे भी दिमाग लगाओ, उस समय बंगाल जो है खुद बंगाल हुआ, बिहार हुआ, ये सब तो बहुत बड़ा ना बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो हिंदी के बाद तो जब बड़ा एरिया है तो वहां पर ज्यादा बोले जाने वाले लोग थे, इसी वजह से ये दूसरा सबसे बड़ा भाषा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, दिया है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक देयर थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावर एंड इफेक्टिव। मतलब अपने डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे तीसरे लेवल की सरकार, मतलब जो लोकल लेवल की सरकार, जो कह सकते हो ये क्या था, पंचायत म्युनिसिपल वाली सरकार, तो ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कब स्टार्ट की गई थी? 1992, 1990 का तो हम लोग बता ही दिए, तो 1992, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्या कहलाता है जी, अशोक मेहता राव कमेटी थी जिस समय ये तीसरे लेवल की सरकार बनाई गई, ताकि तीसरे लेवल की सरकार बनाई गई ना, ताकि लोकल लेवल पर लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, तो कैसे सेंट्रल सरकार स्टेट सरकार वहां तक जाएगी देखेगी, और लोकल लेवल पर सरकार रहेगी तो वहीं पर सेटल कर दिया जाएगा। चलिए 46 बढ़ते हैं। 46 पर क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट? ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। औरतों को आरक्षण मिला है ना, बहुत ज्यादा आरक्षण मिला है, इसी आरक्षण का तो सब फायदा उठा रही है इस समय, ठीक है, पुरुषों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, शोषण कर रही है सब। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजली ऑफ? बताइए, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन? फेडरलिज्म में कितने लेवल की सरकारें होती हैं? सिंगल, 2, 3 या मल्टीपल? कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं, तो 2 लगाइए, ठीक। 47 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 का क्या आंसर होगा, पढ़िए। 48 का आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन विच? बताइए, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर है? इज एंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति ये जवाबदेही होता है। इज नॉट एंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जवाबदेही नहीं होता है। इज एंसरेबल टू द पीपुल, आंसर क्या होगा? डी। नहीं भी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी। भाई नहीं करोगे तो अगला चुनाव में किस मुंह से आओगे वोट मांगने? क्वेश्चन नंबर 49, चलिए 49 पढ़िए। विच अमंग द, बोला कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरी? बताइए,
यूनियन टेरिटरी का कौन सा फीचर है? दे हैव पावर्स ऑफ स्टेट। यूनियन का मतलब क्या हुआ? केंद्र प्रशासित, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी, ये सब एरिया है, तो स्टेट का पावर होता नहीं है। दे एंजॉयड इंडिपेंडेंट पावर्स, नहीं, इंडिपेंडेंट पावर है इनके पास नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर ऑन दिस एरिया, है नहीं सही? सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर होता है इन क्षेत्रों को चलाने के लिए, है? तो हमारा आंसर 49 का सी। चलिए 50 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए, इसको पढ़ के उत्तर ढूंढिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आइडेंटिफाई दोज वाला हु होल्ड ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। कि 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया, लोकल गवर्नमेंट तक लाई गई, तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर टू रिसोर्स ऑफ देयर ओन, गलत है। इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, बताइए। मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट, इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, ये तो सही दिख रहा है जी। इलेक्शन तो होता ही है रेगुलरली, हर 5 साल पर इलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि एक बार मुखिया जो बन गया वही रहेगा लाइफ टाइम। द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ये भी सही है। राज्य सरकार अपना रेवेन्यू शेयर करती है तभी ना लोकल लेवल पर कोई काम होगा। नो सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कास्ट, कोई सीटें रिजर्व नहीं रहती है, रिजर्वेशन होता है इन लोग के लिए। तो आंसर हमारा BC होगा, ऑप्शन है, बाकी सभी गलत दिया गया। चलिए क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 51। अभी 50 तक हम लोगों ने देख लिया। 51 में हमने क्या देखा? द रियल सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 51 का आंसर क्या है? ठीक है, द रियल सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो भारतीय संविधान का जो है, बताइए भारतीय संविधान या भारत में जो फेडरलिज्म सक्सेस या रियल सक्सेस हुआ है इंडिया में, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है? बताइए, अब आपके पास आंसर है, बताइए ये कौन बनेगा, करोड़पति या रोडपति का आंसर है? बताइए कौन सा आंसर होगा? क्या पढ़ती है तो लोग जी, कुछ आंसर ही नहीं पता है, आंसर क्या होगा? हाँ, 51 का आंसर क्या होगा? डी होगा। डी होगा? कैसे डी? कैसे होगा? कैसे बता दीजिए, आखिर कैसे होगा? कुछ तो वजह होगा ना, ऐसा ना कि नहीं कि अपने से हो जाएगा। डील करिए, क्या डी? नन ऑफ द अबव, बी आंसर होना चाहिए। पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? यस, हाँ ये सही बात है, आंसर जो है ये आंसर मिल सकता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आंसर मिल सकता है, इसका हम लोग सही बोल सकते हैं। अच्छा 52 का आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा? 51 का 52 का ना, इन इंडिया होगा। चलिए वो सही है, 51 का भी सही है, 52 का बताइए। ठीक है, यहाँ पर 52 बताइए, 51 का द रियल सक्सेशन ऑफ, इसका आंसर क्या था हमारा? बी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो पॉलिटिक्स चल रही है, तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स का होने की वजह से यहाँ पर फेडरलिज्म सक्सेस है। अगला 52, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट, बताइए इसमें क्या आंसर होगा? द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषाई आधार पर जो राज्य बने, तो वह पहला और मेजर टेस्ट था किसका? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, हमारे भारत में जो है डेमोक्रेसी कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होने का जो मेजर टेस्ट या पहला टेस्ट जो हुआ था, वो हुआ था राज्यों का निर्माण, राजा का सॉरी भाषा के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए 52 के बाद 53, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया, भारत में नए राज्य बनाए गए थे। कैसे नए राज्य बनाए गए थे? इंश्योर द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, या इंश्योर प्रॉपर बोला स्टेटी ऑफ द पीपुल, या इंश्योर प्रॉपर रूल, या ऑल ऑफ द एबव, बताइए कैसे?
भाषा भारत में जो है नए राज्य बनाए गए, किस चीज के लिए? इंश्योर दैट पीपुल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। बताइए कौन सा होगा? उसी राज्य में रहने वाले लोग वही भाषा बोलते थे, उसी बेस पर बनाया गया था, इसी को इंश्योर करने के लिए ना। तो पहला 53 का आंसर क्या होगा बताइए? 53 का ये, चलिए 54 का थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 100 पहुंचना है ना। 54 का आंसर क्या होगा बताए कोई? 54 का सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस, कुछ राज्य ना भाषा के आधार पर नहीं बने थे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बने थे, बल्कि किस आधार पर बने थे? किस आधार पर बने थे वो सभी राज्य? एथनिसिटी, जो कल्चर होता है ना, वहां का जो कल्चर था भाई, जैसे झारखंड के लोग अलग ट्राइबल्स लोग होते हैं, वो उस आधार पर कुछ राज्य बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए 55 पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉपिंग। बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो ऑफिशियल पर्पस के लिए जो अंग्रेजी भाषा प्रयोग किया गया रहा था, उसको रोका गया। कब रोका गया था? 1960, बोलिए कौन सा? 1965 में रोका गया था। 55 का सी आंसर। इसके बाद 56 में रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच। बताइए सेंटर स्टेट रिलेशन बने रहेगा तो इज नो मोर वे इन विच क्या होता है? क्या होता है बताइए? फेडरलिज्म स्ट्रेंथ होता है या डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ होता है? ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा, फेडरलिज्म। क्योंकि सेंटर स्टेट के बीच में जो पावर शेयर हुआ रहता है, एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से क्या रहती है? संबंध अच्छा बनी रहती है। अब डिपेंड रहेंगे तो कभी ना कभी कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा कि आप हमसे ये मांगे तो वो नहीं दिए, झगड़ा तनाव हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को लेकर चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 में जो आंसर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, क्या लिखा है? When power is taken away from central and state government। वाह, जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल लेवल की सरकार को दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 58, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन इन ईच स्टेट इज कॉल्ड। बताइए क्या होगा? बोला इंडिपेंडेंट, तो उसको क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन कहेंगे, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या लोकल इलेक्शन कमीशन? क्यों? क्योंकि ये दिया पंचायत और म्युनिसिपल, तो राज्य में ना करा रहा है, तो कौन कराया जाएगा? राज्य चुनाव आयोग ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 58 का ए। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। 59 का पढ़िए, रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल मुखिया वाला, जो मुखिया के चुनाव होती है ना हर गांव में, 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत बनाते हैं। The rural government is properly none by the। बताइए क्या कहा जाएगा? रूरल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज। हम बताए थे ना कि 2-4 गांव मिलकर क्या बनता है? एक पंचायत बनता है, ये बताई गई थी। और सभी पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति बनाती है, ये बनाए थे ना हम लोग। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज। 59 का सी। चलिए 69, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड। हेड जो है ग्राम पंचायत के हेड को हम क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलेंगे? सरपंच बोला जाता है। चलिए यहां पर 61 का आंसर क्या होगा? द पॉलिटिकल हेड ऑफ द, सॉरी 61 पढ़िए। 61 क्या है? द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद के हेड को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? चेयरपर्सन। वेरी गुड, चेयरमैन कहा जाता है। 61 का सी। चलिए 62 पढ़िए। आफ्टर 1993 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी। तो यूनिटरी से ये किधर चला गया था? फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि वहां पर भी 3 लेवल की सरकार हो गई, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी सरकार बना था ना बेल्जियम में। तो 62 का सी आंसर। चलिए 63 पढ़िए। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन। पढ़िए जल्दी से, जल्दी फास्ट चलना है, एकदम रुकना नहीं है। कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन। फेडरलिज्म वह सिस्टम है जहां पावर शेयर हुआ रहता है, किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, यहीं पर है,
ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए 64, बढ़ते जाइए आगे। 64 का पढ़िए आंसर। तो 64 का क्वेश्चन क्या है, बोला इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, कैन नॉट ऑर्डर द गवर्नमेंट, कैन ऑर्डर द स्टेट टू टेक रिलीवेंट एक्शन और सर्टेन एक्शन। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होगा, चूंकि कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑर्डर नहीं दे सकते आप, उसको भी अपना पावर एंड राइट्स है। चलिए 65 पढ़िए। द जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्ट, बोला कि रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके लिए क्या होगा, जुरिडिक्शन द रिस्पेक्टिव लेवल्स टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो भी सरकारें होती है उनको क्या होता है, आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो गलत है जी, कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो सरकारें पूरी तरह से गारंटीड रहती है ना जी, आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आंसर होगा 65 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 का क्या होगा, बताइए क्या होगा 66 का, पढ़िए 66 क्या है। Why हिंदी was not given the status of national language, आखिर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का क्यों दर्जा नहीं दिया गया, बिकॉज देयर वर ओनली 40% स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, क्या होगा, टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, दूसरे भाषा को बचाने के लिए या केवल हाँ, तो उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 66 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, चलिए सी, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा डील किए। 67 का द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस करेंसी इज हैंडल्ड बाय, किसके द्वारा होता है ये, तो नेशनल डिफेंस, जब डिफेंस आ गया तो आप तो समझ ही सकते हो कि 67 का क्या आंसर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो 67 का ए। चलिए 68 बताइए, 68 बताइए जल्दी से, 68 का क्या होगा, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल द यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है ना, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, सब राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पर कौन चलाता है, बताइए कौन चलाता है, क्या इनको अपने आप अपने पावर होती है, ये सेंटर के देखरेख से चलते हैं, या दीज आर रूल्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ नाइबरिंग बिगर स्टेट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि ये किसके द्वारा चलते हैं, सेंटर के द्वारा चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 69 ऊपर कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा 69, चलिए इसको पढ़िए 69 का। 69 का क्वेश्चन क्या पढ़िए, ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, बताइए ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, सभी पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती हैं, उसी को पंचायत कमेटी कहते हैं, ठीक है, यही ना होता है पंचायत कमेटी, सारी पंचायत कमेटियां मिलकर क्या बनाती हैं, नहीं, जिला परिषद। आगे चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बताइए फेडरल सिस्टम वाला, जो फेडरल सिस्टम की सरकार है उसमें जुडिशरी का क्या रोल होता है, जुडिशरी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड प्रोसीजर, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट, आंसर क्या होना चाहिए, सी, क्योंकि दोनों बात सही है भाई, जुडिशरी दोनों तरफ से आ सकती है। अगला 71, आगे बढ़ते हैं। 71 में क्या है बताइए, ऑल पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, क्या होगा, ऑल पंचायत समिति इन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, सभी बोला कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समिति है, अभी जस्ट बात भी किए हैं हम लोग, तो ये सभी क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला परिषद बनाती हैं ना, ग्राम सभा बनाती हैं सभी डिस्ट्रिक्ट, ग्राम सभाएं मिलकर क्या बनाती हैं, बताइए आंसर आप लो। अब यहां पर ये समझना होगा, जैसे देखिए यहां पर ये 4 गांव या 5 गांव, ये 4 गांव 5 गांव मिलकर क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा, एक पंचायत बनाता है, ये समझिए एक पंचायत बनाता है, और ये सभी पंचायत मिलकर, सभी पंचायत अगर मिल जाएंगे तो ये सभी पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत कमेटी बनाएंगी, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होगा, हंस क्यों रही है सब्जी
इसमें ग्राम सभा पर, ग्राम सभा पर, अरे तो ये हो गया ना, सभी पंचायत समिति मिलकर ग्राम सभा बनाएगी, ग्राम सभा में मिलकर जिला परिषद बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जल्दी फास्ट चल रहे हैं, फास्ट चलने का वजह है थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ना, 100 पहुंचना है। एक मतलब हम कवि सम्मेलन सुने थे, तो उसमें कवि सम्मेलन में बोलता ना, हम लोग को आज दादा के पास पहुंचना है, दादा के पास पहुंचना है, दादा के पास कहते रात भर कवि सम्मेलन कराया, कोई दादा के पास नहीं पहुंचा। लास्ट में यही कहा कि दादा के पास पहुंचने का मतलब दादा तो ऊपर गए ही, हमारी उम्र ज्यादा उतना एजेड भी हो गए हैं, तो हम लोग को भी वहीं चलना है, इसलिए अब सुनते रहिए रात भर। वैसे ही हम भी 100 पहुंचाते पहुंचाते लास्ट तक ले चलेंगे, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट दैट हैव इक्वल पावर एंड, ओ हो, ये आंसर यही होगा 72 का ये, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, लेकिन सभी के पास बराबर पावर नहीं होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। और जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा? पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। चलिए 73 का पढ़िए। एन आइडियल फेडरल सिस्टम मस्ट है, एक जो आदर्श फेडरल सिस्टम होता है उसमें क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, या बोथ एंड ए भी, या नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए इसका आंसर? म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सबको अधिक अलग अपना अपना पावर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा? 74, when a large country divide its power between the constitute यूनिट states and national government, this is, बताइए क्या होगा? वाह, इसका तो ऑप्शन ही है, गायब है सब पूरा। 74 का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, देखिए ये अपने से ऑप्शन डालना पड़ेगा क्या? when a large country divides its power, जब कोई एक बड़ा देश अपना पावर पूरा शेयर कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म, बोला फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ है? तो भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ है? तो हम लोगों ने क्या किया कि लैंग्वेज के बेस पर बहुत सारा राज्य बनाया है, और राज्य बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि सभी राज्यों को अपना अलग पावर दे दिया, शेयर कर दिया, ऐसे ही ना फेडरलिज्म बनाया गया है। तो देखिए बाय द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। तो बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजियन, नहीं 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 नहीं, आंसर क्या होगा? 75 का ए। चलिए 76 का, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? बोलिए फेडरलिज्म क्या होता है? द फॉर्म ऑफ, बोला कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा सरकार जिसमें सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, गलत बात है, नहीं ये सत्य बात नहीं है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल इंडिविजुअल स्टेट्स और प्रोविंसेस, ठीक है। तो हाँ, इन विच पावर इज शेयर, जिसमें पावर शेयर रहता है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 76 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, वाह 77, बढ़ रहे हैं, कुछ हम लोग करीब आ चुके हैं, ठीक है। 77 का पढ़िए, इसका क्या आंसर होगा? ट्रांसफर पावर्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, ये तो कई बार डिस्कशन हो चुका है। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जब सेंटर स्टेट से पावर लेकर कहां दे दिया जाता है? लोकल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज एडवांटेज? 78, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक स्टेट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया, भारत में जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, इसके एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है, लाभ क्या है? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ यूनिटी, एकता बनी रहेगी, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ एंड बी, क्या आंसर होगा भाई? एकता भी बनी रहेगी, कन्फ्लिक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए 79, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, संयुक्त सरकार क्या होती है बताइए? द गवर्नमेंट फॉर्म एट द सेंटर इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, हम समझ रहे हैं, आपको ज्यादा तेजु बन गई हैं, सुनाई दे रहा है हम लोग को, ठीक ना? सुनाई दे रहा है। चलिए
हाँ, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब देखिए गवर्नमेंट फॉर्म एट द सेंटर, नहीं मतलब सरकार जो सेंटर लेवल पर बन गई उसको कोलिशन गवर्नमेंट, गलत। द गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो संयुक्त सरकार क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। जैसे हमारे नीतीश चाचा हैं, 2 पार्टी मिलकर बनाती है, 3 पार्टियां मिलकर जब मेजोरिटी साबित करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट, संयुक्त सरकार। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? द गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड कोलिशन। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अब 80। हाँ, 1 जनवरी आएगा तो हो जाएंगे खस्सी, ठीक है, बहुत कटेंगे खस्सी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 80। वाई देयर इज नीड फॉर लोकल, बोला वाई देयर इज नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? बहुत बार हम लोग अभी चर्चा भी किए हैं। द पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, दस दिस प्रॉब्लम्स कुड बी बेस्ट सोल्व एट लोकल लेवल्स। सही बात है, ये तो सही बात है ये भी। चलिए, पीपुल आल्सो नो वेयर टू स्पेंड मनी एंड थिंग्स पेशेंसली, यह भी सही बात है, लोग को ही पता है सब पैसा कैसे खर्च होना चाहिए। पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी, ये हमारा आंसर डी होगा, 80 का डी, क्योंकि सारी बातें सही है। पढ़िए 81 का क्या है? द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक, इंपॉर्टेंट, साइनिफिकेंस या नॉन ऑफ द अबव? क्या है? अगर पावर शेयर हुआ है तो ये क्या है? बेसिक है। 81 का क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलिए 82 चलते हैं। 82 चल रहे हैं, एकदम रुके नहीं है, एकदम हम धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, तेजी से, हम खुद चल रहे हैं तेजी से, क्योंकि हम लोग दादा के पास आज पहुंचना है मतलब 100 लगाने है ना। अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन, ओहो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ ले सभी लोग। हाँ चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन, सोचिए, a candidate in examination conducted for central government position may opt to take examination in any one of, बताइए कितनी भाषाओं में? हाँ बताइए, कोई भी सेंट्रल सरकार के लिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए एग्जाम में देने वाले कोई भी अभ्यर्थी कितने भाषाओं में परीक्षा दे सकता है? 22 भाषाओं का दिया गया है, तो कितने भाषाओं में आ सकते हैं? 22। हमारा आंसर क्या होगा? 82 का 22। 83 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डिमांडेड द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, किस स्टेट ने मांगा था? हिंदी और इंग्लिश दोनों को मांगा था। याद कीजिए 83 का क्वेश्चन कौन होगा? इसका आंसर होगा क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी मांगा, क्योंकि उन लोग को हिंदी उधर समझ में नहीं आता है। यस, यही प्रॉब्लम था, इसी वजह से इन लोगों ने क्या मांगा? तमिलनाडु। चलिए बताइए इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 का ग्राम सभा कॉन्सिस्ट, ग्राम सभा में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इन विलेजेस, ऑल द वोटर्स ऑफ विलेजेस, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत या नॉन ऑफ द एबव? बताइए क्या आंसर है? आंसर क्या है? कोई नहीं है? ऑल द वोटर्स ऑफ विलेज, यही बात थी। इसलिए पहले वाला क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो पंचायत समिति था, पंचायत समिति, वो पंचायत समितियां सब मिलकर क्या बनाती हैं? वो पंचायत समितियां मिलकर सब, हाँ जिला परिषद की बात हो रही थी ना, और हम लोग क्या बना रहे थे उस पर बात हुई थी। चलिए खैर उसको हम अलग से डील करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 85 बनाइए। जिला परिषद चेयरपर्सन, जिला परिषद के चेयरपर्सन क्या होते हैं? हाँ, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यार कहाँ चले गए? एमपी तक पहुंच गया। इसका आंसर क्या होगा? बी, 85 का बी होगा। चलिए 86 का क्या है? प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, अ चीफ मिनिस्टर रन द स्टेट एंड अ चेयरपर्सन रन्स द डिस्ट्रिक्ट। और इसका आंसर होगा बी। खैर यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट दे दिया है चेयरपर्सन, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्यों दिया है? जो जिला परिषद होता है ना, तो उसके हेड को क्या कहता है? चेयरपर्सन।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 87, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन 3 लिस्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन। बताइए इंडियन यूनियन के तीनों लिस्टों में कौन सा सब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, बताइए। तभी ना रेसिड्यूरी अलग से आया, यही ना जुड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, द रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC वाज इंप्लीमेंटेड ऑन, कब किया गया था बताइए, कब किया गया था बताइए, ये कब है, बी आंसर है, नवंबर। हाँ चलिए ठीक है, नवंबर 1956 में, ठीक है, SRC, ठीक है। चलिए आइए 89 पढ़िए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट लुक आफ्टर रेस्टोरी पावर, बताइए रेस्टोरी पावर का देखरेख कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट। किधर दिया है, ए 89 का ए, ठीक है। चलिए इसके बाद 90 चलते हैं, बस पहुंच गए हैं, दादा के पास पहुंच गए हैं हम लोग, 90 तक आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है, हम लोग फास्ट ही चल रहे हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ, वाह, कोर्ट्स को पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में दखल अंदाजी करने का, और द पावर्स ऑफ किसके पावर के अंदर, ठीक है, किसके पावर में, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकता है, लोकल गवर्नमेंट में आ सकता है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ही मार देते हैं। चलिए ठीक है, 90 का सी। 91 का पढ़िए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट फेडरल, इसमें से कौन सी कंट्री फेडरल नहीं है जी, ये यूके नहीं है, प्रिंसेस वाला सिस्टम चलता है उधर, प्रिंसेस, विक्टोरिया प्रिंसेस, विक्टोरिया रानी, लगा लो मच्छरदानी। चलिए 92, हु सेट्स द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट, हु सेट्स द पावर, ये कौन करता है बताइए, कौन करता है भाई, कौन आदेश देता है तीनों सरकारों को, ठीक है, कौन पावर देता है, संविधान है ना देगा, अब तो कानूनी नहीं है, उससे बड़ा कौन है, ये सी, 92 का सी। चलिए 93, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन, डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ था याद है ना, पंचायती सरकार 1992, ठीक है, याद रखिएगा 93 का बी। चलिए 94 पढ़िए, 94 का क्या, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यार, 94 का कुछ अलग है। चलिए आ गए हैं, पहुंच गए, दादा के पास पहुंचे हैं हम लोग, बस दादा के पास पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। पढ़िए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर द प्रोविंशियल, ये किसमें, ये किस सरकार में होती है, यूनिटरी में होती है, ठीक है, पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। कैन पास द ऑर्डर, ऑर्डर कब पास करता है, तो यूनियन टेरिटरी, अरे यार यूनियन टेरिटरी मार दिया हमने, ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑर्डर पास कर सकती है, प्रोविंशियल और या, अच्छा हाँ लोकल गवर्नमेंट को, चलो बड़ा अलग जो चल, हम कंफ्यूज हो गए थे जी। 94 का ये आंसर होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे सकती है, यूनिटरी सिस्टम में होता है, इसी वजह से इधर कंफ्यूज भी हो गए थे। 95, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का डीमेरिट क्या है, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभाएं हमेशा नहीं बैठती हैं, most states governments have not transferred significant power to local governments, ये भी बात सही है, local government lack adequate resources, ये भी बात सही है, इसको मारिए डी आंसर, आपका जो है डी होगा, ग्राम सभा का हमेशा बैठक नहीं होता है। चलिए 96, वाह दादा के पास आ गए हम लोग, दादा के पास आ गए, दादा के पास आ गए, लास्ट में आ गया, 98 क्वेश्चन है जी, कोई बात नहीं। अब पंचायत समिति, हम तो सोचे कि 100 है ये तो ये 2 क्वेश्चन कैसे ये डिलीट हो गया, हमको लगता है कहीं नीचे होगा, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक ना। ये लोग हंस रही है सब्जी, ऐसा क्यों? वो अमिताभ बच्चन जैसा बोलना पड़ेगा हमको भी। कंप्यूटर मास्टर प्लीज शो द क्वेश्चन, ठीक है। अब पंचायत समिति इज आल्सो कॉल्ड, पंचायत समिति को क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, पंचायत समिति को क्या कहते हैं, ब्लॉक और मंडल,
96 का सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। कितना बार बात होगा जी कि यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट निम्नलिखित में से नहीं है। डिफेंस होगा ही, फॉरेन होगा ही, बैंकिंग होगा ही, पुलिस नहीं होगा। आंसर सी। 98 sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। 98 का इसका आंसर होगा इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। 98 का। चलिए 99 और 100 ये दो क्वेश्चन डिलीटेड है। तो हो सकता है बीच में कहीं ऐसा नहीं ना नंबरिंग गलती था। सही।